वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हम बायोलॉजी में चैप्टर सेकेंड क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। आज कल हमने बात की थी प्रोटिस्टा में हमने एक खास एनिमल को सेलेक्ट किया था, वो था अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस के बारे में हमने लोकोमोशन के बारे में बात की, उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात की। तो अगर हम एक अमीबा प्रोटियस को देखें तो हमको पता चलेगा कि वो इर्रेगुलर शेप एनिमल है, हालांकि यूनिसेलुलर है। एक न्यूक्लियस है बड़ा सा और एक बड़ा सा वैक्यूल है। अमीबा के ये दो खास स्ट्रक्चर आप याद रखिए। तो हमने बताया था कि इसका कोई शेप नहीं होता बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया इन एनी डायरेक्शन, और इन्हीं सीडोपोडिया की मदद से व्हेन इट इज प्रोट्रूडिंग इन एनी डायरेक्शन इट मूव्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, यानी लोकोमोशन भी विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया है। तो उसके अलावा हमने न्यूट्रिशन की बात करी। न्यूट्रिशन भी विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया ही होता है, यानी जब इसको किसी खाने के उसमें कांटेक्ट में आता है इसकी बॉडी, तो ये वहाँ पर उसके चारों तरफ अपने सीडोपोडिया को फैलाकर एक फूड वैक्यूल तैयार कर लेता है, और उस फूड वैक्यूल में खाना जो है अंदर पहुँच जाता है। उसके बाद फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने की वजह से वो खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद बॉडी के किसी भी हिस्से में वो से निकाल दिया जाता है। ये न्यूट्रिशन की बात है। उसके बाद हम बात करें रेस्पिरेशन की, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक जितने भी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, वो सब अमीबा प्रोटियस में पाए जाते हैं। तो इसमें लाइफ कैरेक्टरिस्टिक यानी जो रेस्पिरेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। रेस्पिरेशन का मतलब होता है दी development or the production of energy in the body for doing all the vital functions in the body। तो respiration का मतलब है कि taking in of oxygen for the use of the manufacture of glucose or the oxidation of glucose, manufacture of energy और the oxidation of glucose। और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने के बाद जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ज़रूरी है, और वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। और ऑक्सीजन को भी, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज ऑल्सो टेकन इन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बॉडी के अंदर पहुँचती है और मदद करती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो भी फूड उसने खाया है उसके खास तौर से ग्लूकोज उसके डाइजेशन में, उसके ऑक्सीडेशन में, और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो एनर्जी बनती है वो इसके काम आती है तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो रेस्पिरेशन हो गया। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनते हैं वो बॉडी के किसी भी हिस्से से निकाल लिए जाते हैं। और अगर ये वैक्यूल है तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को लेकर ये किनारे पर आता है और वहाँ बस्ट करता है, और उससे इसके अंदर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से ये एक्सक्रीट भी करता है। और रिप्रोड्यूस करने के लिए भी हम आपको बता दें कि रिप्रोडक्शन का अमल भी इसमें पाया जाता है। चीज़ों को सेंस करने का सेंस भी इसमें, चीज़ों को समझने का सेंस भी इसमें मौजूद है। तो रिप्रोडक्शन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जब भी इसमें मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है और दूसरे ऑर्गेनेल भी डबल हो जाते हैं इसकी बॉडी में, तो ये फिर बाइनरी फिशन के तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिशन का मतलब ये है कि जो मदर अमीबा है दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो सबसे पहले इसमें जो वो है, जो वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगा रिप्रोडक्शन से पहले, और डिसअपियर हो जाने के बाद इसका न्यूक्लियस जो है वो डम्बल शेप्ड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस यूं हो जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा,
दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और जैसे ये पूरा अमीबा था, तो अब अमीबा के भी दो हिस्से हो जाएंगे इस तरह से। ये दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी और ये दो डॉटर अमीबी में डिवाइड हो जाएगा। और अभी इसका साइज जो होगा वो मदर सेल के साइज का आधा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन इट विल ग्रो एंड डेवलप इनटू अडल्ट अमीबा प्रोटियस। तो ये इसका जो तरीका है, ये 1 से 2 में बंटने का तरीका है। बाइनरी मीन 2, फिशन मीन 2 टुकड़ों में बढ़ जाना, बाइनरी फिशन का तरीका है। लेकिन इन प्रोटिस्टा में और भी ऐसे एनिमल हैं जो 1 से ज़्यादा सेल यानी 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेती हैं अपने आप को। उसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल से आप समझ रहे हैं गुणांक में, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका कहा जाता है और वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियल पैरासाइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो, मगर वो अपने आप को जब पहुंच जाता है वो ह्यूमन बीइंग्स में, तो अपने आप को वो ले जाता है लिवर सेल में। लिवर सेल में पहुंच के फिर उसमें डिवीजन शुरू होता है, मल्टीपल फिशन। और तकरीबन 32 न्यूक्लियाई बनते हैं और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके सब एक नया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बना लेते हैं। और उसके बाद मेन वॉल जो होती है, मेन मेम्ब्रेन जो होती है, वो टूट जाती है और इस तरह से 32 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो निकलकर लिवर सेल्स में आ जाते हैं। लिवर सेल्स को खाना शुरू करते हैं और बढ़कर फिर अपने पेरेंट प्लाज्मोडियम के बराबर हो जाते हैं और फिर दोबारा से हर एक 32 में से हर एक डिवाइड होना शुरू करता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तो इस तरह से मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन के तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें लोकोमोशन भी है, इसमें न्यूट्रिशन भी है, इसमें रेस्पायरेशन भी है, इसमें एक्सक्रीशन भी है, इसमें सेंसिटिविटी भी है और इसमें रिप्रोडक्शन भी है। वो तमाम फीचर्स, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये बताते हैं कि अगर इतनी चीज़ें मौजूद हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यही सारी चीज़ें हमारे अंदर, हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर भी ये सब सारी चीज़ें रोज़ाना होती हैं। और यही एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में भी ये तमाम चीज़ें रोज़ाना 24 घंटे हर वक्त होती हैं और इनकी डेथ भी होती है। जब इनका आखिरी वक्त आ जाता है तो ये ख़त्म भी हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। फंजाई, इसमें इस किंगडम में जो चीज़ें रखी गई हैं वो इत्तेफाक से दोनों तरह की हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। बस एक ख़ास चीज़ जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फंजाई में पाई जाती है वो है लैक ऑफ क्लोरोफिल।
इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। और आप जानते हैं व्हेन देयर इज नो क्लोरोफिल द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड। तो फिर उसको फूड के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करना होगा। तो फिर ये या तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को अपनाते हैं, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपनी जिंदगी गुजारें, या फिर ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो पैरासाइटिक होंगे फॉर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर एनिमल, और दे आर सेप्रोफाइटिक, दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। वहां से अपना खाना ये हासिल कर लेते हैं। तो लिविंग के ऊपर भी रह सकते हैं एज ए पैरासाइट, और डेड चीजों के ऊपर भी रह सकते हैं एज ए सेप्रोफाइटिक एनिमल। तो सेप्रोफाइटिक एनिमल जब ये होंगे तो ये मरी हुई और सड़ी हुई चीजों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो पैरासाइटिक होंगे तो पैरासाइट होने पर तो जाहिर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेंगे। तो इसकी 3 एग्जाम्पल्स बहुत उम्दा हैं: ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस और मशरूम्स। मशरूम्स आपने देखे होंगे आजकल बरसात के ज़माने में ये बहुत सारी बेकार चीज़ों पर, सड़ी गली चीज़ों पर छोटे छोटे पौधे ऐसे निकल आते हैं ऐसे। मशरूम्स, इनको छतरियों की तरह, देखने में छतरियों की तरह लगते हैं। ये इनमें भी ग्रीन कलर नहीं होता, और ये मुर्दा सड़ी गली सड़ी चीज़ों पर ही उगते हैं और उनसे अपना खाना हासिल करते हैं। सेप्रोफाइटिक हैं ये। ईस्ट जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर पे अपना अपना गुजारा करती है, और ब्रेड मोल्ड भी इसी तरह के हैं। तो अगर हम फंजाई के बारे में, तो 2 बातें हो गई, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर होंगे, पैरासाइटिक होंगे या सेप्रोफाइटिक होंगे। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड मोल्ड है। इसके बाद और जिक्र करेंगे आगे।